अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर का हमने एंड इस बात से किया था कि बायोलॉजिस्ट्स ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दी जिनकी बेसिस पे हम ये अब डिसीजन कर सकते हैं कि किसी भी थिंग को हम लिविंग कब कहेंगे और नॉन लिविंग कब कहेंगे। इस बात की डिसीजन हो गई। अब बायोलॉजी एक बहुत वसी स्टडी है, साइंस की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। अब इसमें आलमोस्ट ऑर्गेनिज्म के हर एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है। यही लिखा हुआ है, बायोलॉजी इज़ द वाइड बेस स्टडी। बहुत वसी मुताला है बायोलॉजी का। इसमें ऑर्गेनिज्म के हर एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है। आलमोस्ट एफएससी की बुक के मुताबिक ही ऑर्गेनिजम्स की आलमोस्ट 25 लाख स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। अब अगर उन 25 लाख स्पीशीज़ का हमने मुताला करना है, आप उनको 25 लाख स्पीशीज़ का नाम ही लिखने बैठ जाएं, आपको काफ़ी अरसा दरकार होगा और आपको कम से कम एक बुक इनके नाम से ही भर जाएगी। बहुत वाइड बेस स्टडी है बायोलॉजी। अब इसकी स्टडी में आसानी पैदा करने के लिए क्लासिफिकेशन की गई बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस में। अब क्लासिफिकेशन की क्यों जाती है, वाई क्लासिफिकेशन? अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप या मैं अगर किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, अब उस लाइब्रेरी वाले ने किया ये हुआ है कि एक पूरा ट्रक भर के किताबों का मंगवा लिया है और जैसे किताबें आई हैं वैसे ही उसने पकड़ के लाइब्रेरी में बग़ैर किसी क्लासेस के वैसे ही पकड़ के उनको सेट करके रख दिया। मैं आपसे कहता हूँ कि आप लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ से हिस्ट्री रिलेटेड बुक, फ़लानी किताब हिस्ट्री रिलेटेड वहाँ से ले के आओ। मेरे ख़्याल से आपको वो बुक ढूंढने के लिए काफ़ी देर लग जाएगी। अगर लाइब्रेरी वाला बंदा वही किताबें मंगवा के लाइब्रेरी में डिफरेंट ब्लॉक्स बनाता, उसने एक ब्लॉक स्पेसिफ़ाई कर दिया कि इधर सिर्फ बायोलॉजी की ही किताबें रखनी है, एक ब्लॉक स्पेसिफ़ाई कर दिया कि सिर्फ केमिस्ट्री की बुक्स रखनी है, एक ब्लॉक स्पेसिफ़ाई कर दिया कि इस्लामियात की बुक रखनी है, एक ब्लॉक क्लासिफ़ाई कर दिया कि इधर हिस्ट्री की किताबें रखनी हैं। तो उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि एक लाइब्रेरी में जाओ और मुझे हिस्ट्री रिलेटेड किताब चाहिए, ले के आओ, तो आप बजाय इसके कि पूरी लाइब्रेरी में घूमें, आप डायरेक्ट हिस्ट्री वाले ब्लॉग में जाएंगे। सिर्फ आपको जाके उस ब्लॉग में ही सर्चिंग करनी पड़ेगी कि मुझे जो किताब चाहिए वो कहाँ पे है। इसी तरह बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी है। वॉल्यूम एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अंडर दिस मेन हेड। बायोलॉजी के अंडर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। अब हमने अपनी आसानी के लिए बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई कर लिया है। इट इज़ बट नेचुरल टू डिवाइड बायोलॉजी इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर आवर कन्वीनियंस ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंड स्टडिंग बायोलॉजी। अब इंसान की फितरत है कि वो काम को आसान करने के लिए कुछ भी कर लेता है। अब हमने बायोलॉजी की स्टडी को आसान बनाने के लिए बायोलॉजी को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई कर लिया फॉर आवर कन्वीनियंस। हमारी अपनी आसानी के लिए हमने बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। अब बायोलॉजी की वो ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहली ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है। अब वर्ड एम्ब्रियो का बेसिकली मतलब क्या है? अब इस डायग्राम से आपको एम्ब्रियो का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें फर्टिलाइजेशन के बाद ये ज़ाइगोट बन गया। अब ज़ाइगोट के बाद माइटोटिक डिवीज़न हुई, 2 सेल स्टेज आ गई। उसके बाद डिवीज़न हो के 4 सेल स्टेज आ गई। डिवीज़न हुई, लेट करें ये ऑर्गेनिज़म का हेड बन गया। मज़ीद डिवीज़न हो के ऑर्गेनिज़म का हेड भी बन गया, उसका धड़ भी बन गया। अब मज़ीद डिवीज़न हो के यहाँ ऑर्गेनिज़म पूरा कंप्लीट हो गया। अब ज़ाइगोट और कंप्लीट ऑर्गेनिज़म के दरमियान वाली जो सारी स्टेजेस हैं, जो सारा ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के दौरान आप किसी भी स्टेज पे ऑर्गेनिज़म को पिक करें, वो एम्ब्रियो कहलाएगा। अब ज़ाइगोट और कंप्लीट ऑर्गेनिज़म बनने के दौरान वाला सारा ड्यूरेशन की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी में आ जाएगी। अब ज़ाइगोट से ऑर्गेनिज़म डेवलप हो के कंप्लीट ऑर्गेनिज़म बन रहा है। अब इसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है कि ऑर्गेनिज़म ज़ाइगोट से डेवलप हो रहा है और कंप्लीट ऑर्गेनिज़म बन रहा है। तो एम्ब्रियोलॉजी बायो की वो ब्रांच होगी जिसमें एम्ब्रियो और उसकी डेवलपमेंट को भी स्टडी किया जाएगा कि वो डेवलप कैसे हो रहा है ज़ाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज़म में। अब आते हैं बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी का बेसिकली लफ्ज़ी मतलब ही काम करने का अंदाज़ होता है। अब फिजियोलॉजी में हम नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ते हैं ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज़म के। अब इधर लफ्ज़ नॉर्मल बहुत अहम है। फिजियोलॉजी में हम सिर्फ नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ते हैं कि हम आँखों से देख रहे हैं तो ये कैसे देखा जा रहा है, हमारा जो हार्ट है वो बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, कैसे उसकी फंक्शनिंग हो रही है, हमारी किडनी ब्लड को फ़िल्टर कर रही है, उसकी फ़िल्ट्रेशन हो कैसे रही है। बेसिकली हमारा अगर मैदा फूड को डाइजेस्ट कर रहा है तो उसकी डाइजेशन कैसे हो रही है, ये सारी फंक्शनिंग को फिजियोलॉजी के अंडर पढ़ा जाता है। अगर यही फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाए, ये नीचे मैंने लिखा है, अगर यही फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाए तो उसे फिजियोलॉजी में स्टडी नहीं किया जाएगा। एबनॉर्मल फंक्शनिंग को ही बेसिकली डिजीज़ कहा जाता है। उसके लिए बायो की एक अलहदा ब्रांच है जिसे पैथोलॉजी कहा जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इस ब्रांच में ऑर्गेनिज़म की डिजीज़ को ही डिस्कस किया जाता है। अब पैथोलॉजी होगी, स्टडी ऑफ डिजीज़ इन ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी होगी। अब आते हैं बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच पे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फ का लफ्ज़ी मतलब ही शक्लो सूरत होता है। अब बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, शक्लो सूरत ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स के डिफरेंट पार्ट की शक्लो सूरत की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा। अब मॉर्फोलॉजी की नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं। एक टाइप इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज़म बैरूनी तौर पे कैसा नज़र आता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका साइज़ कितना है, उसकी बॉडी की शेप क्या है, उसकी बॉडी नज़र कैसी आती है, उसकी बॉडी का कलर क्या है। ये सारी जो है स्टडी ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आ जाएगी। अब मॉर्फोलॉजी की दूसरी टाइप इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का ही बेसिकली दूसरा नाम एनाटॉमी है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़म की उसे कहते हैं एनाटॉमी या इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। अब ये भी बेसिकली हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। अब टिश्यूज़ को स्टडी करने के लिए हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसीलिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हिस्टोलॉजी कहते हैं।
अब अगर देखा जाए तो हिस्टोलॉजी भी इंटरनल स्टडी है, एनाटॉमी भी इंटरनल स्टडी है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, टिश्यूज़, ऑर्गन वगैरह की स्टडी करते हैं, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में बेसिकली एनाटॉमी का मतलब डाइसेक्शन होता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करें, उसका कोई पार्ट कट करें, सबसे पहले जो आपको आपकी नेकेड आई से जो चीज़ नज़र आ रही है उसके इंटरनली काट के डाइसेक्ट करके उसके इंटरनल जो भी आपको आँख से नज़र आ रहा है उसकी स्टडी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी कहा जाता है। उसके बरक्स हिस्टोलॉजी में हम बाकायदा माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि टिश्यूज़, सेल वगैरह को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, हमें नेकेड आई से कुछ भी नज़र नहीं आता। अब इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये नेकेड आई से जो हमें नज़र आ जाए इंटरनली डाइसेक्ट करके, और ये जो माइक्रोस्कोपिक हम स्टडी करें टिश्यूज़ या सेल्स वगैरह की, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आज हमने 5 ब्रांचेस डिस्कस की हैं बायोलॉजी की। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अगली इसकी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।